नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 2024 का आगाज शुरू हो गया है, वो भी वहां से जहां बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। जी हां, गुजरात से। और उसी गुजरात में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घुसकर जबरदस्त तरीके से हमला करते हैं। अब सवाल ये है कि 2024 में कौन किसको हराएगा, कौन किसको टक्कर देगा, कौन किससे मुकाबला करेगा। लेकिन इस बीच में क्या बीजेपी से मुकाबला कर पाई अरविंद केजरीवाल? क्या अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली, फिर पंजाब और पंजाब से गुजरात गई? आखिर क्यों? क्या मोदी जी के नाम खराब करने के लिए या सिर्फ और सिर्फ जो है अपने आप को मजबूत करने के लिए? आज इस सेशन में यही जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में कि आखिर 2024 में कौन किस पर भारी पड़ेगा। इस वक्त बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। किरण मैम बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 2024 में कौन किस पे भारी पड़ेगा? क्या पीएम मोदी वर्सेस ऑल या फिर पीएम मोदी वर्सेस जो है पूरा महागठबंधन एक हो जाएगा? देखिए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। पहले हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं जो इस साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में होने वाले हैं। गुजरात की इसलिए बात करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है गुजरात। देखिए, पहले गुजरात में क्या होता था, भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस, लेकिन अब ये मुकाबला हो चुका है त्रिकोणीय। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अब गुजरात के चुनाव में एंट्री कर ली है और देखिए 4 महीने पहले से ही उनकी तरफ से ये रणनीति बनाई जा रही है। उनकी तरफ से बैक टू बैक दौरे किए जा रहे हैं। उन्होंने तो अपनी पहली सूची, दूसरी सूची भी जारी कर दी गई है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल बिल्कुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से तमाम ऐसी योजनाओं का वादा किया जा रहा है, तमाम ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। उनकी तरफ से देखिए महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं देने की बात कही गई है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम स्वास्थ्य सुविधा वो अच्छी करेंगे, शिक्षा सुविधा अच्छी करेंगे, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है वो भी हम यहाँ पर अच्छी करेंगे। तो उनकी तरफ से तमाम ऐसे वादे किए जा रहे हैं और उनकी तरफ से देखिए डोर टू डोर कैंपेन भी स्टार्ट हो गया है और अभी वो 2 दिवसीय दौरे पर है और उनकी तरफ से मतलब आपको ये लग रहा है कि बीजेपी पे भारी पड़ेगी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल। लेकिन आप मुझे ये तो समझाइए कि दिल्ली आपने जीत लिया, पंजाब जीत लिया, फिर किस हिसाब से आप सपना देख रहे हैं कि गुजरात भी जीत लेंगे? गुजरात में 25 सालों से बीजेपी का कब्जा है, अमित शाह जी का गढ़ माना जाता है, नरेंद्र मोदी जी का गढ़ माना जाता है, और ये कैसे आप भूल गए कि जिस तरह से आप पंजाब जीत लिया आप गुजरात भी जीत लेंगे? हाउ? देखिए, राजनीति में हम कुछ भी नहीं कह सकते। कब कौन सी कहानी में, कब कौन से राज्य में ट्विस्ट आ जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देखिए, दिल्ली की हम सबसे पहले बात करते हैं। दिल्ली में भी एकदम से तो आम आदमी पार्टी नहीं आई। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में भी एकदम से आम आदमी पार्टी नहीं आई। वो धीरे धीरे आई और धीरे धीरे आने के बाद देखिए ना, कांग्रेस को क्लीन स्वीप कर दिया है किसने? आम आदमी पार्टी ने। तो अभी ये तो कहना मुश्किल है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी कितनी टक्कर देगी, लेकिन ये कहना एकदम मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बहुत बड़ी टक्कर देने वाली है। जो ग्रामीण इलाके हैं कांग्रेस से जिसका वोट है वहां पर तो उनके वोट काट ही देंगे। लेकिन देखिए, गुजरात अगर हम नगर निकाय चुनाव की बात करें वहां पर भी उन्होंने अच्छे सीट लिए हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि एकदम से क्लीन स्वीप कर देगी, लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल की हर जगह बात करती है, तो दिल्ली में क्लीन स्वीप किया और यहाँ पे पंजाब में किया, तो आने वाले समय में तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि देखिए उनकी तरफ से वो खुद कहते हैं कि वो आम लोगों की पार्टी है और वो जो उनकी तरफ से जो योजनाएं हैं, जो वादे हैं वो किए जाते हैं, वो पूरे भी किए जाते हैं। तो अब जैसे पंजाब में भी क्लीन स्वीप कर दिया है आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली में कर दिया, तो गुजरात में क्यों नहीं कर सकते? अभी अरविंद केजरीवाल साहब कल ही गए थे गुजरात में और लोगों से बात की। किसानों के लिए खूब उन्होंने जो है ऐलान किया, कर्जा माफी कर देंगे, MSP पे गारंटी दे देंगे, किसानों को हम रोने नहीं देंगे, उनको खून के आंसू। मेरा केजरीवाल से सिर्फ एक सवाल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नई कृषि कानून लाए थे। 15 महीने तक बॉर्डर पे किसान बैठे हुए थे, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। उस बॉर्डर पे मैं भी था 15 महीने से लगातार। एक दिन भी अरविंद केजरीवाल विपक्ष में होकर नहीं गए, किसानों की बात नहीं किए। अगर इतने हमदर्द थे, इतने उनके जो है फिक्रमंद थे, उन्हें बॉर्डरों पे जाना चाहिए था। 700 किसान शहीद हो गए, उनसे उनके परिवार के से मिलना चाहिए था, उनके लोगों के बारे में बातचीत करनी चाहिए। क्यों नहीं किया? आज चुनाव है तो आज गुजरात के किसानों की याद आपको आ रही है, खुल के बोल दीजिए कि आप भी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राजनीति तो निसंदेह वो कर ही रहे हैं और देखिए ऐसा है कि लोग भी जो पहले जो
पीछे जो बात हो गई उन्हें लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अभी ये जो ताजा अभी मामला चल रहा है चुनाव का, अब ऐसे में तब अरविंद केजरीवाल की तरफ से बयानबाजियां की जा रही है, उनकी तरफ से वादे किए जा रहे हैं, तो लोगों को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल पर वो भरोसा दिखा रहे हैं। और ये देंगे आगे तब चुनाव परिणाम आएंगे तब देखना होगा कि लोगों ने उनकी नीतियों पर कितना भरोसा किया है, उनकी तरफ से जो वादे किए हैं उनकी तरफ उनके उन वादों पर कितना भरोसा किया है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरह के तमाम वादे उनकी तरफ से किए गए हैं और वो सब भी देखना यही होगा कि लोग उनके वादों पर कितना भरोसा जता पा रहे हैं। वो तो तब चुनाव परिणाम आएंगे तभी देखना होगा। ये अरविंद केजरीवाल जी एक और आरोप लगा रहे हैं, मेरा सवाल यही है सीधा सीधा, जब सीबीआई और ईडी का रेड पर आप देखे होंगे, छापा पड़ा, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल आग बबूला हो गए, मनीष सिसोदिया बौखलाने लगे कि भाई नहीं मैं तो चोर ही नहीं हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं तरक्की कर रहा हूँ तो मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। भाई सब ठीक है, आप लाख आरोप लगा दीजिए, लेकिन मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। आप खुद ही कहते हैं कि 20-20 करोड़ में बीजेपी हमारे विधायकों को खरीदना चाहती थी, हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास सबूत है। जब तमाम चीजें आपको हैं, दिखाते क्यों नहीं आप? कब दिखाएंगे? दिखाते क्यों नहीं? जब आपके पास आरोप है तो आप दिखाइए ना। आप बीजेपी भी यही पूछ रही है, आपके पास है तो दिखाइए। हर एक दिन आप पॉइंट को घुमा देते हैं, हर एक दिन आप मुद्दा बदल देते हैं। शराब पे बात होती है, शिक्षा पे आप आ जाते हैं, शिक्षा पे बात होती है, फिर आप खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हैं। ये दरअसल आम आदमी पार्टी चाहती क्या है? आम आदमी के नाम पर ये कुछ अंबानी टाइप खेला तो नहीं करने वाली है? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और वो खुद 7 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जो दिल्ली के विधायक है वो मिलने भी जा रहे हैं और उनकी तरफ से यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला रही है और उनकी तरफ से इन विधायकों को खरीदा जा रहा है 20-20 करोड़ रुपए में। और उनकी तरफ से खुद मनीष सिसोदिया की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि उनकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके पास ऑफर आया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लो, आपके ऊपर जितने भी सीबीआई ईडी की तरफ से जितने भी जो केस चल रहे हैं वो सारे बंद करा दिए जाएंगे और आप भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार रहेंगे। लेकिन ऐसे में देखिए, अभी आपने कहा कि वो प्रूफ्स क्यों नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या पता ये आम आदमी पार्टी की अपने आप में कोई रणनीति हो, आने वाले समय में वो अपने पत्ते दिखाए, अपने पत्ते खोले। क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो विधायिका आतिशी उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि हम 7 सितंबर को राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और हम इस ऑपरेशन जो लोटस चलाया जा रहा है उसकी जांच की मांग करेंगे। तो अब ऐसे में देखना ये है कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन सा फैसला लेती है, क्या कार्रवाई के आदेश देती है कि नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति जो बनी है वो एनडीए समर्थन से ही बनी है। तो अब ऐसे में ये देखना है और ऐसे में ये भी देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी आने वाले समय में वो रिकॉर्डिंग्स या फिर कोई भी प्रूफ सामने लेकर आती है कि नहीं। क्योंकि मनीष सिसोदिया है वो एकदम खुले अंदाज में बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की तरफ से मेरे को ऑफर दिया गया है। और अभी जैसे आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि विधायकों को खरीदा जा रहा है, तो शायद उनके पास कोई ना कोई सबूत होगा। वो आने वाले समय में देखना ये है कि आम आदमी पार्टी उन सबूतों को कैसे बाहर निकालती है। अच्छा, किरण जी, आपने द्रौपदी मुर्मू जी का जिक्र किया है कि और आपने ये भी कहा, जो मैं सुन रहा था, कि जो है दरअसल बीजेपी के समर्थन से बनी है। इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या इसका मतलब आप ये बताना चाह रही हैं कि बीजेपी के हक में वो फैसला सुनाएंगे? क्या विपक्ष की बातों को वो नहीं सुनती हैं? तमाम लोगों की बातों को तो सुनती है। अभी सोनिया गांधी भी उनसे मुलाकात करने गई थी, अधीर रंजन का मामला हुआ तो स्मृति ईरानी भी आग बबूला हो गई थी, उस पर भी देखिए बीजेपी ने किसी को समर्थन नहीं दिया। तो ये आप क्या किस सेंस में कह रही है? मैं नहीं समझ पाया कि बीजेपी के समर्थन से बनी है। उन्होंने वोट किया है, एमएलए ने, सांसद ने उन्हें वोट किया तब वो जीती हैं। देखिए, मेरा सिर्फ यही था कि एनडीए समर्थन से बनी है और शायद देखिए इस चीज को हम कह सकते हैं कि वो एनडीए समर्थन से बनी है, तो क्या पता उनके बीजेपी के समर्थन में कोई फैसला ले या फिर कोई कार्रवाई की मांग, जो जांच कार्रवाई के लिए आदेश ना दे। तो ऐसे में मेरा कहने का ये मतलब था कि आने वाले समय में देखना ये होगा कि क्या राष्ट्रपति एनडीए के खिलाफ यानी कि बीजेपी के खिलाफ कोई कदम उठाती है कि नहीं उठाती। क्योंकि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो गुजरात की अगर हम बात करें, कांग्रेस के 3 विधायकों की तरफ से पत्र लिखा गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कि जो अपराधी है उनको रिहा करने के लेकर पत्र लिखा गया था कांग्रेस विधायकों की तरफ से। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि ऐसे में अब देखना ये होगा कि 7 सितंबर को तब वो आपके विधायक मिलेंगे, आपके नेता मिलेंगे, तो क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोई फैसला करेगी या नहीं करेगी। छोटा सा और आखिरी सवाल और छोटा ही जवाब चाहूंगा आपसे किरण जी, और वो ये, गुजरात के बाद, गुजरात के साथ साथ 2024 में अब की बार किसकी सरकार?
देखिए किसकी सरकार इसका अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि चांसेस, देखिए प्रेडिक्शन भारतीय जनता पार्टी ही आ सकती है, क्योंकि ऐसे में ये है कि विपक्ष एक साथ नहीं है। अगर विपक्ष एकजुटता के साथ आए तो शायद भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे सकता है। लेकिन अब सवाल ही तो यही है कि आम आदमी पार्टी तमाम विपक्षी दल है उनके साथ नहीं चलती, और जो अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के ऊपर तब आ चाहिए तब कोई और विपक्ष का दल उनके साथ नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अगर विपक्ष एक साथ आता है, विपक्ष एकजुटता के साथ जनता की समस्याओं को सामने लेकर आता है, उनके मुद्दों को सामने लेकर आता है, तो कड़ी चुनौती दी जा सकती है। लेकिन अगर ऐसे बिखरता हुआ नजर आएगा तो शायद भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अहम सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन बीजेपी का एक ही फंडा है कि 2047 तक वो जो है सर पे कफन बांध कर फतेह करने के लिए जो है इंडिया यानी हिंदुस्तान की दहलीज पे निकली है, और उन्हें हराना विपक्ष के लिए तो खैर इतना आसान नहीं है। देखते हैं कि आखिर क्या कुछ होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।